अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 21 मार्च है और आज दिन है पीर का। यह वीडियो बड़ी अहम है। इस वीडियो के अंदर कुछ अहम तरीन खबरें और उनका तज्जिया आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता आपका सियासी शऊर कितना है, मुझे नहीं पता आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से, बात उससे कहीं आगे जा चुकी है। अब तो लड़ाई सरेआम हो चुकी है। अब तो पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मामलात हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। शायद कश्तियां जला दी गई हैं, शायद वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है और सारा अगर मगर का खेल ख़त्म हो चुका है। लड़ाई वहाँ से भी अरूज पर है और लड़ाई यहाँ से भी अरूज पर है। दोनों ताकतें खुलकर मैदान में आ चुकी हैं और अब पता चलेगा कि इस युद्ध के अंदर, इस टाकरे के अंदर, इस जंग के अंदर कौन बचता है, कौन कामयाब होगा, किसका मौक़िफ़ बिकेगा या किसका पलड़ा भारी होगा। जाहिर है तारीख अगर देखी जाए तो पिंडी का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। इस दफ़ा भी शायद पिंडी का पलड़ा ही भारी हो, लेकिन इस दफ़ा इस्लामाबाद के अंदर भी टांगें नहीं कांप रही और इस्लामाबाद भी खुलकर खड़ा हो चुका है। अच्छा जी, कुछ मामलात मैं आपके सामने रख दूं। नया आर्मी चीफ कौन होगा? मैंने आपको पहले दिन से बताता हुआ आ रहा हूं, जंग फजलुर रहमान की नहीं है, जंग चौधरी परवेज़ इलाही की नहीं है, जंग जरदारी की नहीं है, जंग बिलावल भुट्टो की नहीं है, जंग कहीं और पे जगह पे हो रही है और जंग दो शख्सियात की है। इस सारा मामला जो हाईजैक हुआ है और मामला ख़राब है, इस सारे मामले के अंदर जंग किसी और जगह पे हो रही है। अभी मैंने आपको बताना है कि आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सारी आपने देखी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मुल्क पाकिस्तान को आज तबाही से बचाया है वो भी मैंने आपको बताना है। वज़ीर आज़म खुलकर मैदान में आ चुके हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने कुछ इशारे दिए थे कि न्यूट्रल क्या होता है जी, या आप इधर हो जाएं या आप उधर हो जाएं। फिर कल वज़ीर आज़म साहब ने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ भी की, उस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। आज वज़ीर आज़म ने खुलकर कह दिया, उन्होंने कहा कि देखें, जो भी बंदा अपॉइंट करना होता है, जो भी बंदा अपॉइंट करना होता है वो सीनियरिटी की बेस पे नहीं होता कि ये सीनियर है, इसकी सर्विस ज़्यादा है तो इसको चीफ बना दो। उन्होंने कहा काबिलियत की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट होती है, काबिलियत की बुनियाद पर। आप ये मत समझें कि किसी की उम्र ज़्यादा है तो आप उसको चीफ बना देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा ऐसा तो नहीं होने जा रहा, कि वो कहते तकर्री मेरिट के बुनियाद पर होनी चाहिए, तकर्री मेरिट की बुनियाद पर, उम्र की बुनियाद पर नहीं, सर्विस की बुनियाद पर नहीं। वो कहते हैं अगर किसी की सर्विस ज़्यादा हो और वो काबिल ना हो, वो उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो, वो डिलीवर ना कर सके, फिर आप क्या करेंगे? तो वज़ीर आज़म साहब ने वाज़िया तौर पे इशारा दिया, बल्कि पैगाम दिया कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं ना वो नहीं किया जाएगा, सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं। जो मैं चाहूँगा, जो मुझे काबिल लगेगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। यानी इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक चीफ है अपोजिशन के साथ, या नहीं साथ नहीं, एक चीफ है अपोजिशन का चीफ, एक चीफ है हुकूमत का चीफ, खान साहब का चीफ। अब अपोजिशन का चीफ तैनात होता है या रहता है या खान साहब का चीफ आता है। असल कहानी ये है, और खान साहब ने आज बता दिया है कि मेरा चीफ होगा, जो मेरिट की बुनियाद पर होगा उस चीफ को लाया जाएगा। तो आज खान साहब ने अगर मगर का खेल ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई ये समझता है ना कि जो है वो तकर्री इस तरह से होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, मेरिट पे होगी, तकर्री मेरिट पर होगी। और मेरिट क्या होता है? जो वज़ीर आज़म चाहता है, जो वज़ीर आज़म को अच्छा लगता है, जिसको वज़ीर आज़म मेरिट पर समझता है, सिफारिश पर नहीं, मेरिट पर हो गई। तो लिहाजा इसके बाद खेल मज़ीद दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, न्यूट्रल के हवाले से तो आप जान चुके हैं ना, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी खुलकर बात की कि देखिए न्यूट्रल ने आपको मरवा दिया है और इस वक्त अंपायर न्यूट्रल है, आपके लिए बंदे इकट्ठे नहीं किए जा रहे।
तो इस वजह से आप घबराए हुए हैं। तो ये उन्होंने बात की। लेकिन कल वज़ीर आज़म साहब ने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की। उस हवाले से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वज़ीर आज़म ने मोदी की तारीफ की या ये पैगाम किसके लिए था। तो आप लोग बड़े सादे हैं, आपको नहीं पता चलता कि वज़ीर आज़म ने भारत की तारीफ कर दी, वज़ीर आज़म को गालियां देना शुरू कर दो। वज़ीर आज़म ने भारत की तारीफ खारजा पॉलिसी की कि देखें वो दोनों तरफ जाती हैं, वो रशिया के साथ भी हैं, वो अमेरिका के साथ भी हैं। तो बेसिकली कुछ शख्सियात वज़ीर आज़म साहब को कहती हैं कि हमें अमेरिकन कैंप से नहीं निकलना चाहिए और दूसरे कैंप में नहीं जाना चाहिए, जबकि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि हमें दोनों तरफ रहना चाहिए, हमें जहां बेहतर और इज्जत मिलती है हमें वहां पे जाना चाहिए। लेकिन कुछ शख्सियात दबाव डाल रही हैं, रशिया जो कुछ कर रहा है आप उसकी मजम्मत कर दें, मजम्मत करके आप रशिया की मुखालफत करें। तो वज़ीर आज़म ने डायरेक्ट उन शख्सियात को पैगाम दिया कि हम अकेले नहीं इस वक्त दुनिया के अंदर खड़े हुए कि हम अमेरिका के साथ भी चलें और हम रशिया के साथ भी चलें। ये भारत भी है, इतना बड़ा मुल्क है, भारत भी है। तो उसकी मिसाल डायरेक्ट किसी शख्सियत को पैगाम था, हिंदुस्तान की कोई तारीफ नहीं हो रही थी। अच्छा जी, वीडियो इसमें काफ़ी पॉइंट है जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं चल रही, इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। अब मेरे ख्याल से वापसी का कोई रास्ता अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है कोई निकल आए, लेकिन अभी तक मुझे अब कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वज़ीर आज़म साहब खुलकर टक्कर ले चुके हैं और वज़ीर आज़म साहब ने लड़ने का फैसला कर लिया है। और जो भी वज़ीर आज़म, जो भी लीडर लड़ता है, खड़ा होता है, उसको तारीख के अंदर याद किया जाता है, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए। देखिए ये तारीख इस बात पे क्रेडिट नहीं देती कि फलां कामयाब हुआ था या फलां नाकाम हुआ था। तारीख इस बात पे आपके साथ खड़ी होती है कि आप खड़े हुए थे, आपने टक्कर ली थी। टीपू सुल्तान को लोग क्यों याद करते हैं कि टीपू सुल्तान हार गया था? कौन कहता है टीपू सुल्तान जीता था? टीपू सुल्तान हार गया था, लेकिन टीपू सुल्तान लड़ा था, टीपू सुल्तान खड़ा हुआ था। अच्छा जी, अदालत ने किस तरह से मंजी ठोकी और जलसे जुलूस कैंसिल किए हैं डी चौक से। डी चौक और रेड जोन के अंदर जलसे नहीं होंगे, जाहिर है यहां पर जत्थों की इजाजत नहीं होगी। अब इस सारे मामले में हुकूमत को भी नुकसान हुआ है। एक तो अदालत ने यह कहा है कि नहीं रोका जाएगा, अगर कोई वोट डालना चाहता है उसका आईनी हक है, उसको वोट डालने की इजाजत होगी। आपने जो कहा ना कि आप इधर से गुजर के जाएंगे, इधर से गुजर के जाएंगे, आपका मुहासरा किया जाएगा, तो वो तो अदालत ने हुकूमत का प्लान जो है वो फेल कर दिया। अदालत ने कहा ऐसा नहीं होगा। और वोट भी डालना उसका आईनी हक है। जुर्म तो बाद में होगा ना, सजा तो बाद में होगी, पहले वोट डालना आईनी हक है। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि ये हुकूमत की नीयत हमें साफ नज़र आ रही है। अच्छा किया हुकूमत ने रजू किया और लार्जर बेंच भी इस पर तश्कील दे दिया गया। अब अपोजिशन की किस तरह से मंजी ठुकी है, या आप कह लें अपोजिशन के इंतहाई घनौने अज़ाइम किस तरह से खाक में मिलाए गए हैं, उसके हवाले से भी मैं ज़रा आपको बता दूं। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बता दिया था इस वक्त प्लान क्या है। प्लान ये है कि जब तहरीक इंसाफ ने जो पहले जलसे का ऐलान किया हुआ है वो जलसा होगा और यहाँ से बदमाशिया के जत्थे भी आ जाएंगे, फिर तसादम होगा, 2-4 बंदे मारे जाएंगे, ज़ख्मी हो जाएंगे। दफ़ा 144 पहले से नाफिज है। जब इस तरह की कत्लो गारत हो जाएगी, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, तो शायद इस ऑप्शन पर गौर किया जाए, या बदमाशिया का ये प्लान ज़रूर है कि फिर सारा सिस्टम उलट दिया जाए और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ। लिहाजा अदालत ने आज कहा कि नहीं जी, अगर यहाँ पे मिस्टर ए जलसा कर रहे हैं तो मिस्टर बी वहाँ पे जलसा नहीं करेंगे, अलग अलग जगहों पे। लिहाजा अब तसादम का खतरा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अब जो भी तसादम होगा ना वो असम्बली के अंदर होगा, जो भी फैसले होंगे वो अदालतों के अंदर होंगे और अलग अलग पावर शो होगा, तो टकराव नहीं होगा। लिहाजा जब टकराव नहीं होगा तो फिर सूरत हाल ज़्यादा अदम इस्तेकाम की तरफ नहीं जाएगी और मार्शल लॉ का ख़तरा बड़ी हद तक, या जवाज़ नहीं मिलेगा मार्शल लॉ लगाने का, या मार्शल लॉ का ख़तरा टल जाएगा। और बदमाशिया जो इस वक्त कत्लो गारत करवाना चाहती है, या कोई गैर मुल्की एजेंडा है कि मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जाए और कत्लो गारत हो, उसका ख़तरा भी आज ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।